नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। क्या राहुल गांधी संसद में फिर से वापसी करेंगे? 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की वह याचिका स्वीकार कर लिया है कि वो राहुल गांधी के याचिका को बहुत तेज़ी से सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई से राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई प्रारंभ कर रही है। इसलिए इस समय राजनीतिक फिजा में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता, जी हाँ, 23 मार्च को एक तरह से गुजरात के एक लोअर कोर्ट ने, सूरत के लोअर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था मानहानि के मामले में, और 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बिल्कुल बिजली के करंट के गति से वो सदस्यता समाप्त हुई थी। अब सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामला के जाने के बाद क्या राहुल गांधी फिर से संसद के सदस्य बन सकते हैं? अगले कुछ मिनटों तक बने रहे, मैं इसी मामले पर व्याख्या करने वाला हूं। चूंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई थी 15 जुलाई को, और 18 जुलाई को राहुल गांधी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से विशेष दरखास्त की कि राहुल गांधी के एक देश के बड़े नेता हैं और उनकी सदस्यता इस समय समाप्त है, उनके मामले पे कुछ जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। और इस मामले पे चंद्रचूड़ जल्द सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। यानी 18 जुलाई को चंद्रचूड़ ने 21 जुलाई की डेट दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कम से कम पिछले 100 वर्षों के इतिहास में आपराधिक मानहानि के मामले में किसी को भी 2 वर्ष की सजा नहीं हुई है। ऐसे मामलों में अधिकांशतः चेतावनी देके छोड़ दिया जाता था। और ये मामला कब का है मित्रों? ये मामला है एक तरह से जब कर्नाटक के पिछले साल के चुनाव हो रहे थे, 2018 के जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, तब का ये घटनाक्रम है। वहाँ पे राहुल गांधी ने बयान दिया था मोदी सरनेम को लेके। जहाँ बयान दिया था वहाँ जनता ने राहुल गांधी को सर आंखों पे उठाया, लेकिन यह मामला बुरा लग गया पूर्णेश मोदी को, जिन्होंने सूरत में इस मामले को उठाया। और कई दिलचस्प चीज़ें हैं। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति खुद ही याचिका डाले और फिर हाईकोर्ट में वो जाके फिर से याचिका डाले कि हमारे ही मामले पर सुनवाई को जो है कि हमारे उस केस पे आप स्टे लगा दीजिए? पूर्णेश मोदी जब इस मामले को उन्होंने वो ले गए थे सूरत के लोअर कोर्ट में, तब वहाँ पे एक विचित्र घटना घट रही थी। जब वहाँ पे उनके अनुकूल के, जब उन्हें लग रहा था कि कोई जज जो है कि काफ़ी कठोर किस्म के हैं, तो वो खुद जो है कि वो अपने ही मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुँच गए थे और हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठ गए थे। फिर जज महोदय का चेंज हुआ और उसके बाद फिर से वो पहुँच गए हाईकोर्ट कि अब हमें स्टे नहीं चाहिए, हमारे मामले की सुनवाई होने दीजिए। और वो वही समय था मित्रों जिस समय राहुल गांधी ने अडानी के मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ उठाया था और तेज करंट के गति से गुजरात के लोअर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर दी और राहुल गांधी को 2 साल की पूरी सज़ा सुना दी। यानी गुजरात के 23 मार्च को ये घटनाक्रम घटी। उसके बाद राहुल गांधी जो है वो पहुंचते हैं सूरत के सेशन कोर्ट में, और 20 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी और उनकी 2 साल की सज़ा जो कन्विक्शन उसके ऊपर बरकरार रखा। और फिर राहुल गांधी पहुंचते हैं गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट में एक इस मामले की जो सुनवाई होती है 29 अप्रैल और 2 मई को इसको लेकर सुनवाई होती है और वहाँ पे फैसला को सुरक्षित रख लिया जाता है और 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट फैसले को सुनाता है। तो ये घटनाक्रम की तस्वीर कि अब तक सूरत के लोअर कोर्ट, सूरत के सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। जबकि एक ऐसा मामला है, आपराधिक मानहानि के कुछ बड़े मामले हैं। जब राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए उन्होंने कुछ मोटे तौर पे तर्क रखे। तर्क नंबर 1 तो ये था कि मानहानि का मामला स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है और राहुल गांधी का बयान, चूँकि पूर्णेश मोदी ने जो प्रस्तुत किया उस बयान का एक सामूहिकरण करके प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा ये सामूहिक बयान नहीं था, देश में कम से कम भारी संख्या में करोड़ों लोग हैं जिनके बयान में जो है कि वो मोदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने पूर्णेश मोदी को कहीं से भी जो है कि इस पूरे दायरे में पूर्णेश मोदी नहीं आ रहे हैं। तो मानहानि के मामले के लिए ये बड़ा आवश्यक चीज़ होता है कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे अगर उससे नुकसान हो रहा तो फिर मैं याचिका दायर कर सकता हूँ,
इस प्राथमिक सिद्धांत का भी यहाँ पे पालन नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इस तरह से चुनावी सभा में कोई व्यक्ति बयान देता है और वो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बयान देता है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमला करता है, और वैसे समय में अगर आपराधिक मानहानि लगाकर आपकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर लोकतंत्र में बोलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आज राहुल गांधी सरीखे व्यक्ति के साथ ये स्थिति बन रही है, तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है। फिर तो लोकतंत्र हमारा काफ़ी संकुचित हो जाएगा। और राहुल गांधी पे एकलौता यहीं पे याचिका नहीं है, इसी मामले को लेकर पटना में भी याचिका है, अन्य जगहों पे भी याचिकाएं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये चीज़ समझने से पहले मित्रों की सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो आप लोगों की दिलचस्पी है कि घटनाक्रम तो बताया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसे समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थिति काफ़ी वैश्विक तौर पे लब्ध प्रतिष्ठा के साथ है। यानी यहाँ पे जो जजमेंट लिखे जाते हैं, जो तर्क दिए जाते हैं, उसको पूरी दुनिया मानती है। अगर हम लोग गुजरात के कोर्ट के संदर्भ में देखें तो वहाँ पे जो जजमेंट दिए गए, माना जा रहा है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, अलग अलग जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भी फॉलो किए जाते हैं अपने गुणवत्ता के कारण। यानी न्यायिक इतिहास में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ कि ऐसे ही घटनाओं पे राहुल गांधी के तो एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई। और देखिए, 2 साल की पूरी सजा देके एक तरह से उनकी सदस्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जो कि समाप्त हो भी गया। अगर वो ये सज़ा बरकरार रह जाता है तो वो आगे भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो सोचिए कि कैसी स्थितियाँ हैं। कम से कम उनके 8 साल के चुनाव पे पूरा का पूरा एक तरह से रोक लगने की स्थिति हो जाएगी, अगर वो इस मामले में रियल में दोषी साबित हो जाते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत से कठोर मामलों में, राहुल गांधी का तो मानहानि का मामला है, लेकिन दूसरे कठोर मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा और क्या तर्क रहा, ये समझने की स्थिति है। इसी से हम लोग समझ सकेंगे कि क्या राहुल गांधी की संसद में वापसी तय होनी है या नहीं होनी है। यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है, नारायण भाई भीखा भाई का नाम आता है, कछारिया, नारायण भाई भीखा भाई कछारिया, इनका नाम आता है। ये संसद के सदस्य थे और संसद सदस्य रहते हुए इनके ऊपर एक तरह से आरोप लगा था कि इन्होंने एक दलित डॉक्टर की पिटाई कर दी थी। और उस स्थिति में ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उस मामले को लेके, तो वहाँ पे इनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सोचिए कि SC/ST को लेके भारत का कानून, जो 1989 का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है, वो अधिनियम कितने कठोर व्यवस्था करता है, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है, ऐसे स्थिति में आपके सेंटेंस पर स्टे होना चाहिए, चूँकि आप लोकसभा के सदस्य, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जनप्रतिनिधियों के बारे में एक जिम्मेवारी है आपके ऊपर, इसलिए आपको कन्विक्शन से पे स्टे दिया जाता है। अगर मैं एक दूसरा उदाहरण लूँ, जिस उदाहरण से मैं नाम लूँगा तो आप लोग परिचित भी हो जाएंगे, वो उदाहरण है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुस्से में एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर मुक्का मार दिया था और बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी और उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला चला था। तो सोचिए, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जो मामला था, उस समय जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाने के लिए वो अमृतसर लोकसभा के सदस्य थे और देश फिर चुनाव के मुहाने पे खड़ा होने वाला था फिर से। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा कि वो लोकसभा के सदस्य हैं और वैसे स्थिति में अगर उनके कन्विक्शन पे स्टे ना लगाया गया तो फिर आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इस दृष्टि से उन्हें भी राहत मिला, यानी एक मर्डर का केस था यहाँ पे, फिर भी राहत की स्थिति रही यहाँ पे। ये सब केसेस तो पुराने केसेस हैं, लेकिन लक्षद्वीप का एक उदाहरण है मित्रों, और वह उदाहरण है इसी वर्ष जनवरी का। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, उनके ऊपर एक तरह से मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के, मर्डर के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप थे और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उस मामले पे भी केरल हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया था, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां पे चुनाव कराने की तिथियों की घोषणा कर दी थी। जब
उसके पहले ही, केरल हाई कोर्ट के कन्विक्शन के स्टे लगाने से पहले ही। लेकिन जब केरल हाई कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगाया, इलेक्शन कमीशन ने अपने घोषणा को वापस ले लिया। जबकि मित्रों, यह माना जाता है कि 324 के अंतर्गत जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार मामले को शुरू कर देता है, प्रोसीजर शुरू कर देता है, तो वापस नहीं लेता है। सोचिए, वापस लेना पड़ गया था और अंततः उनकी सदस्यता, हालांकि उनको सदस्यता लेने में फिर से दिक्कत हो रही थी, नहीं मिल रही थी, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट आए और मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बरकरार हुई। यानी यहाँ पे सज़ा की इंटेंसिटी देखिए, 10 वर्ष। ये 3 मैंने केवल एक छोटे तौर पे, उदाहरण के तौर पे घटनाएं सुनाई हैं। ऐसी घटनाओं की बहुत ही लंबी फहरिस्त है भारतीय न्यायिक इतिहास में अगर देखा जाए। जबकि देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के मामले का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये शुरुआती तौर पे उन कन्विक्शन के स्टे के लिए वो मामला गया था, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। लेकिन जब उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट फुल सुनवाई कर रही थी बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोरता से उनकी सज़ा को बरकरार रखा था और उन्हें कहा था कि सिद्धू जी, आप तो इंडियन क्रिकेट के मेंबर रहे हैं, आप खेले हैं इंडिया टीम से, आपको अपने फिजिकल ताकत के बारे में पता था, फिर भी आपने जोरदार मुक्का जो है कि सामने वाले को मारा, आपने होशो हवास में घटनाक्रम किया और इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो देखिए, जब सज़ा सुनाने का प्रोसेस हुआ वो एक अलग सा प्रोसेस रहा, लेकिन कन्विक्शन के स्टे के समय उन्हें भी लाभ मिला। इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो। चूँकि देखिए, ये मामला एक तरह से जो संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं, चूँकि पूर्णेश मोदी को अगर ले लें, राहुल गांधी 15 जुलाई को, यानी 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है, और 15 जुलाई को वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। लेकिन उनके याचिका दायर करने से पहले ही पूर्णेश मोदी, जो इस मामले में शुरुआती तौर पर शुरुआत से ही याचिका करता रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। यानी उन्होंने आके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि जब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई हो तो उन्हें भी सुना जाए वहाँ पे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चलेगा तो वहाँ पे पूर्णेश मोदी भी अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, इस मामले की स्थिति ये है, तमाम संविधान विशेषज्ञ, न्यायविद, सबों का ये मानना है, केवल राहुल गांधी को राहत मिलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस प्रकार की जो एक प्रवृत्ति चल रही है भारतीय राजनीति में इस समय कि कोई कुछ बोले, अगर विपक्ष में कोई सत्ता के खिलाफ कुछ बोल दे तो आप उसकी आवाज़ को जो है कि आप बंद कर दीजिए और उसके लिए जो है कि मानहानि के केसेस लगा दीजिए। और केस भी एक राज्य में नहीं लगाइए, आप अलग अलग बहुत सारे राज्यों में केस दर्ज कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति केस लड़ते लड़ते थक जाए और वो भविष्य में कुछ बोलने से डरे। भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है, जिसे विमर्शी लोकतंत्र भी कहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के बिना कैसा विमर्श? क्या कोई विमर्श अभिव्यक्ति की आज़ादी के बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और गुजरात की स्थिति, यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका केवल राहुल गांधी को राहत पहुंचाने तक सीमित रही तो वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। हम लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस समय है, उन्होंने ही इस मामले को त्वरित तौर पर वो सुनने के लिए तैयार हुए। हम लोगों ने उनके उस रवैये को भी देखा है कि जो मामले महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वकील आते हैं, वहाँ पे तमाम तर्क रखते हैं और वो सीधे सीधे खारिज कर देते हैं उन तर्कों को। लेकिन इस याचिका को उन्होंने महत्वपूर्ण माना और इसे स्वीकार किया। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि गुजरात हाई कोर्ट के लोअर जुडिशरी के तरफ से, लोअर कोर्ट के तरफ से इस तरह के आदेश कैसे दिए गए, और अगर वहाँ से आदेश आया तो फिर सेशन कोर्ट ने उसमें सुधार क्यों नहीं किया, वहाँ से भी उसी तरह की पुनरावृत्ति क्यों हुई। लोअर जुडिशरी बहुत सारे जगह पे इस प्रकार के कई बार गलत फैसले देते हैं, उसमें संशोधन होता है। सेशन कोर्ट है उसी चीज़ के लिए, हो सकता है कि सेशन कोर्ट से भी गड़बड़ी हो जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय, जो हाई कोर्ट के वहाँ पे देखिए, ये मामला जब का दर्ज है, उसके बाद एक दर्ज कराया गया मामला है वीर सावरकर के मामले को लेकर, उस कोर्ट में उसका भी जिक्र है। यानी गुजरात हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला लिखा उसमें तर्कों की बेहद कमी है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आवश्यक है कि क्या स्थिति है गुजरात में, क्यों गुजरात में न्यायपालिका का मानक देश भर के दूसरे मानकों से कमज़ोर है और वह भी हाई कोर्ट तक के स्तर पे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल गाइडलाइन देनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में त्रिपक्षीय काम होंगे मित्रों। एक तरफ जो राहुल गांधी का पर्टिकुलर मामला है उसके ऊपर सुनवाई, भारतीय राजनीति के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनको एक विशेष किस प्रकार से ऐसे मामलों में उनका बचाव हो सके उसके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि गुजरात के कोर्ट की न्यायपालिका की ऐसी स्थिति कैसे है, गुजरात न्यायपालिका में सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पे 3 लेयर पे गड़बड़ी नज़र आई है। ये एक अत्यंत खतरनाक संकेत है, क्योंकि जो देश है यह देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान के व्याख्या के अधिकार में न्यायपालिका एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक पूरा पिरामिड बना हुआ है हमारे न्यायपालिका का, और उसमें एक एक अंग का मजबूत होना और उनके फैसले की क्वालिटी अच्छी होना ये काफ़ी आवश्यक चीज़ है। लेकिन गुजरात के तीनों कोर्टों ने इस मामले में कहीं न कहीं लोगों को निराश किया है। फैसला अगर कुछ आप लिखते हैं जस्ट तो वो यूँ ही नहीं लिखते हैं, यानी उसके सपोर्ट में आखिर वो क्यों वो निर्णय लिया गया। और जब गुजरात के हाई कोर्ट के फैसले को हम लोग पढ़ते हैं या फिर वहाँ के सेशन कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं या लोअर कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं तो उसमें पूरे तारतम्यता और कम से कम जो कानूनी जो विधिक मान्यताएं होती हैं उन सबों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन की स्थिति दिखती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक पूरा इकोसिस्टम है ऐसा दिखा। क्या गुजरात में न्यायपालिका दबाव में है? और अगर गुजरात में न्यायपालिका दबाव में है, क्योंकि अन्य घटनाओं में भी हम लोगों को नज़र आया, हम लोगों ने देखा कि तीस्ता सीतलवाड़ का जो पूरा मामला पूरा प्रकरण चल रहा था, 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में 2 बार जो है कि सुनवाई करके उनको उसमें राहत प्रदान करना पड़ा तीस्ता सीतलवाड़ को। उसके बाद भी लगातार जो है कि गुजरात हाई कोर्ट उनके जो रूटीन जो है कि बेल है उसको गुजरात हाई कोर्ट अस्वीकार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे भी आना पड़ा। गुजरात सरकार के लिए झटके की स्थिति रही। लेकिन मुख्य सवाल जो मैं उठाना चाह रहा हूँ कि आखिर गुजरात की यह दयनीय स्थिति, गुजरात की न्यायपालिका की यह दयनीय स्थिति क्यों है, इसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा। और सबसे मूल सवाल, क्या राहुल गांधी की वापसी होगी? देखिए, चूँकि अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ की तिथियों की कोई घोषणा नहीं की है उपचुनाव के लिए, और अगर उनके कन्विक्शन पे, जिसमें काफ़ी लॉजिकल जो मैंने तमाम उदाहरण दिए राहुल गांधी के, तो केवल मानहानि के मामले के थे। 10-10 वर्ष के सज़ा वाले मोहम्मद फैसल, उनके सज़ा के ऊपर जो है कि कन्विक्शन का स्टे लगा। सिद्धू के भी मर्डर का मामला था, गैर इरादतन हत्या का मामला था, वहाँ पे स्टे लगाए। उन मामलों से तो राहुल गांधी जी का मामला बेहद ही एक तरह से गैर गंभीर श्रेणी का मामला था, जहाँ पे वो एक तरह से भ्रष्टाचारियों को भ्रष्ट कह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहीं न कहीं एक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए गंभीर अपराध के विषय में रहा है, गंभीर रूप से रहा है। एक नेता, एक जनप्रतिनिधि अगर उसको लेकर आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? और अगर राहुल गांधी सरीखे व्यक्ति के ऊपर इस तरह के कार्रवाई उनके अभिव्यक्ति को बंद करने का प्रयास अगर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो रहा है, तो सोचिए कि सामान्य लोगों के लिए सत्ता के विरुद्ध बोलना आज के समय में कितना कठिन चीज़ है। इसलिए काफ़ी संभावना है कि संसद के मानसून सत्र में हम लोग राहुल गांधी की वापसी देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसे उन्हें राहत देता है तो वैसे स्थिति में संसद सत्र के ही मानसून सत्र में उनकी फिर से वापसी की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।